दर्ज हुए। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, विगत 3 वर्षों में पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के दर्ज प्रकरणों में 260 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया व 253 प्रकरणों में चालान व 1841 प्रकरणों में एफआर पेश की गई तथा साइबर अपराध के दर्ज प्रकरणों में 1474 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व 1443 प्रकरणों में चालान और 2278 प्रकरणों में एफआर पेश की गई। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3, साइबर अपराध को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का गठन होने के पश्चात विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप साइबर अपराधों में के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिंदु संख्या 2 में परिशिष्ट बा पर अंकित कोटा शहर में 129 में से मात्र 8 अपराधी गिरफ्तार होना बताया है तथा 107 में एफआईआर लगी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन ठगी के इन मुकदमों में क्या टेक्निकली ट्रेंड व्यक्तियों से जांच कराई जाती है अथवा सामान्य पुलिस अधिकारी इन जांचों को करते हैं, और प्रदेश में वर्तमान में कितने टेक्निकली क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इनकी योग्यता के लिए क्या मापदंड है, तथा विदेशों में जो होने वाली ठगी है उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई अथवा कोई कार्रवाई हुई, इसका भी मंत्री जी बताएं। तथा साइबर क्राइम, ये कोई लिमिट है भाई? माननीय अध्यक्ष जी, ये कितने क्वेश्चन पूछेंगे आप? माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम तो कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 1 2 3 4 4 तो चुके हैं। ऑनलाइन वाला है, एक जवाब आने दो बेटा, फिर आपको जवाब ही नहीं आएगा जो चाह रहे हैं उसका। जी जी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सवाल इस बात का है कि साहब इन थानों की इन प्रकरणों की जांच किससे करवाई जाती है, जांच करवाने के लिए अधिकारी जो कर्मचारियों को जिनको प्रशिक्षण दे दिया गया है उनके द्वारा जांच करवाई जाती है। ये साधारण पुलिस से जांच नहीं करवाई जाती। इनने बाकायदा ट्रेनिंग ली है साइबर थाने की और ऑनलाइन दोनों की, दोनों के प्रकरणों की, तो उनसे जांच करवाई जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि मापदंड क्या है? मापदंड तो सीधा यही है कि उनकी ट्रेनिंग होती है, अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है और कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद में ही उनको पदस्थापित किया जाता है, और पदस्थापित करने के बाद में ही उनको जो है तफ्तीश दी जाती है। अन्य अध्यक्ष जी, यही कारण है कि 107 केसेस में एफआईआर लगी है। तथा दूसरा मेरा है कि साइबर क्राइम के मामले में कोटा शहर में दर्ज 86 प्रकरणों में से अधिकांश किस प्रकृति के अपराध थे, या कोई टिप्पणी करने पर, या जिन लोगों के कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के बाद भी इन 86 प्रकरणों में से अधिकांश को आपने जेल भेजा, तो ये मैं आपसे जानकारी पूछना चाहता हूं। तथा उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अपराधियों को आपने सजा दिलाई, ऐसे ही कितने प्रकरण में हैं जिसमें अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, इसका आप संख्यात्मक बताएं। मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले 260 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और 333 प्रकरणों में जांच चल रही है। इसी प्रकार साइबर क्राइम के मामलों में 1474 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 684 प्रकरणों में जांच चल रही है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 3 नवंबर 2022 को यह घोषणा की गई थी कि सब 32 थाने खोले जाएंगे। 32 थानों में से 18 थाने खोल दिए गए, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे आदमी मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे ज़मीन मिलती जा रही है, वहाँ पर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। थाने में जहाँ सवाल इस बात का है कि क्राइम में 135 अधिकारी ऑलरेडी लगाए गए हुए हैं और 135 कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए हैं।
इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पश्चात तो वो लगे। अब सवाल ये रहता है कि आपने कहा साहब एफआईआर देने के क्या कारण रहे, तो एफआईआर देने के मोटे मोटे 4-5 कारण होते हैं। सीधी बात यह है कि अदम पता माल मुलजिम, आरोपियों के बैंक खाते में दिए गए गलत वो उपयोग में लाई गई मोबाइल सिमें दूसरे के नाम से जारी होना पाई जाता है, तो गड़बड़ होती है। और अदम वकू झूठ, मतलब परिवादी ने जानबूझकर आरोपी के खिलाफ आरोपी को फंसाने के लिए झूठा प्रकरण दर्ज कराने के कारण इसके लिए भी एफआईआर दी जाती है। तथ्य की भूल, परिवादी ने आरोपी के विरुद्ध जिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया है वे तथ्य परिवादी की गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त होना पाया गया, उस पर भी एफआईआर लगा दी जाती है। और सिविल नेचर के कई केसेस होते हैं, सिविल नेचर के केसेस होते हैं, उनमें भी एफआईआर लगा दी जाती है। सवाल यह है कि आपने ये पूछा कि साहब कोटा जिले में, तो मैंने कोटा जिले के आंकड़े तो आपको दे दिए, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि कोटा जिले के विस्तार से जो है वो बताया जाए, तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, आप इन आंकड़ों को आपने देखा है, ये आपके ऑनलाइन ठगी का जो मामला है वो 2427 है, और जिसमें आपने चालान पेश किया है वो 253 है। लगभग 1% ही केवल आप उसमें चालान पेश कर पाए, और बाकी जो आपकी एफआईआर लगी है लगभग 1/3 से भी ज़्यादा है, 3/4 से भी ज़्यादा एफआईआर लगी है। और धोखाधड़ी में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, लाखों रुपया। क्या आप ये बता सकेंगे कि इस धोखाधड़ी के 3 साल के प्रकरण में कितनी राशि इन्वॉल्व थी, और उसमें से वापस आपने कितनी रिकवर की? जो चालान आ रहा है आपका वो केवल और केवल 1% चालान आ रहा है, तो विभाग की सफलता है या असफलता है? दिखता है। मोटी बात ये, चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे 10% हो, ये आज से ही नहीं, शुरू से चला आ रहा है। 2014 से लेकर के 18 तक भी यही हालत थी, और आज भी यही हालत है, उसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है। मोटे मैं आपको दूसरी बात, आपने कहा कि साहब कितना पैसा आपने वसूल कर लिया, तो ये तो सवाल था नहीं। अगर ये सवाल होता तो मैं इसका भी जवाब दे देता। सवाल से रिलेटेड बात आप पूछेंगे तो जरूर जवाब मिलेगा। अगला प्रश्न श्री भरत सिंह। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि 2427 कुल हुए और 3 साल हो गए। ये आंकड़े कितने साल के हैं? 3 साल के हैं। और 3 साल में अगर चालान सरकार 1% ही कर सके तो ये विभाग की सफलता है या असफलता है? इतना तो बताओ। आग लगातार काम कर रहा है, थाने खुलते जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, और जिनमें केसेस में नहीं था उसमें एफआईआर भी लगाई जाती है, पाया जाने पर चालान भी पेश होता है। आप मुझे एक प्रकरण आप ऐसा बता दो जिसमें चालान पुटअप होना चाहिए था और चालान पुटअप नहीं किया हो पुलिस ने, या गलत तफ्तीश कर दी गई। चालान पेश करने वाला अथॉरिटी मैं नहीं हूँ, मेरे पास कागज नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो वही बात मैं तो आपसे पूछता हूँ। मान्य कटारिया जी, होम की डिस्कशन में और चीज रखे, कुछ होम की डिमांड भी आएगी, उसमें डिस्कशन। अगला प्रश्न श्री भरत सिंह।